Hi everyone, welcome to Async Apps, and this is your host Navneet Prajapati. And previously we are built these two screens, login screen and sign up screen. And in this screen we use this text field, and for this text field we create a custom widget named custom text field, and also for this button we made a custom button. ठीक है. सो एंड हाँ, ये सारी चीजें हमारी रेडी थी. एंड अब हमको थोड़ा सा मुझे ना इसकी यूआई में कुछ कुछ चीजें चेंज करना है. सो यूआई और अट्रैक्टिव लग सके तो यहाँ पे हम लोग एक यूज कर लेते हैं टेक्स्ट फील्ड. एंड इस टेक्स्ट फील्ड में होगा क्या, लेट्स लॉग इन. एंड इसको हम लोग कुछ स्टाइल दे देते हैं. एंड स्टाइल में टेक्स्ट स्टाइल, एंड इसका फॉन्ट साइज हम लोग कर देते हैं 34, एंड 35 कर देता हूँ. एंड इसका फॉन्ट वेट हो जाएगा फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड. ठीक है, इसका फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं. एंड रिस्टार्ट दिस थिंग्स एंड रिस्टार्ट. ओके, सो ये यहाँ पे आके लग गया, बट इसके साथ कोई पैडिंग नहीं है, ये इसीलिए हमारा साइड में जाके एकदम चिपक सा गया है. ठीक है, सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इसको पैडिंग दे देते हैं. एंड वेयर इज दिस. तो ये हो गई हमारी पैडिंग. एंड अब सही लग रहा है. ठीक है, सो यही सेम चीज हम अपने साइन अप स्क्रीन में भी करते हैं. वहां लिख देंगे कि क्रिएट योर अकाउंट या समथिंग एल्स, जो भी चीज़ है. देखते हैं यहाँ पे हम क्या लिख देंगे. साइन अप में मैंने कॉपी करके रखा है, साइन अप में क्रिएट क्रिएट अकाउंट. ठीक है, एंड साइन अप वाली स्क्रीन में चलते हैं. ओके, सो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट मिल गया. एंड फिर से हम अपने लॉगिन वाली स्क्रीन पे आ जाते हैं. ओके, तो लॉगिन वाली स्क्रीन पे आ गए. ठीक है, एंड ठीक है सब कुछ. तो अब हमको क्या करना है, मैंने कुछ बना रखा है आपको समझाने के लिए. हमको एपीआई इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें, तो हमने पिछले वीडियोस में जो ये सारी एपीआईज बनाई थी उनको हमको इंटीग्रेट करना है. ठीक है, एपीआई इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम एक पैकेज का यूज़ करेंगे जिसका नाम है रिवर पॉड. ठीक है, एंड एंड उस मतलब स्टेट मैनेजमेंट के लिए ये हम यूज करेंगे. ठीक है, और उसके बाद एक एपीआई इंटीग्रेट करने के लिए ऑब्वियसली हमको एक सर्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा. मतलब जो भी हमारा जहाँ पे हमने होस्ट किया है, अभी के लिए हमने रेंडर पे इसको होस्ट किया है, जिसका ये बेस यूआरएल है. सो इस बेस यूआरएल पे हमको हिट करेंगे तो हमको अपने रेंडर के सर्वर पे जाके डाटा जो भी है वो मिलने लगेगा. जैसे कि अभी मैं हिट करूँ इस पे, तो हमको ऑब्वियसली 400 का रिटर्न मिलेगा. एंड ये कहेगा कि यू आर ऑलरेडी एग्जिस्ट. ठीक है, सो आई थिंक नेटवर्क स्लो है. नहीं, नेटवर्क स्लो नहीं होता है एक्चुअली में. होता क्या ना रेंडर के साथ, कि आप वहाँ फ्री में होस्ट करते हैं तो वो फ्री की सारी चीज़ें कैसी होती हैं वो आप जान सकते हैं. सो ये काफ़ी डिले लगाता है. ठीक है, सो इसको प्रोसेस होने देते हैं. प्रोसेसिंग में ये प्रोसेसिंग में चला गया. ठीक है, तो तब तक हम अपना आप काम करते हैं. तो सबसे पहले हमको इंस्टॉल करनी होगी अपनी इस डिपेंडेंसी को, एच टी टी पी पैकेज जिसका वर्जन है 1.1.0. ठीक है, सो इसको इंस्टॉल करते हैं हम लोग, और फिर रिवर पॉड को भी इंस्टॉल करेंगे. ठीक है, तो अपने टर्मिनल में चलते हैं और ये सिंपली ये पेस्ट कर देते हैं. ठीक है, सो ठीक, तो हमारा ये हो गया इंस्टॉल. एंड उसके बाद एक और डिपेंडेंसी को ऐड करना हमको, रिवर पॉड की डिपेंडेंसी को. एंड रिवर पॉड के लिए हमारे पास फ्लटर रिवर पॉड है. ये देख रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी इन्होंने अपना डॉक्यूमेंटेशन बना रखा है, जिसमें ऐप टाइप का नाम है ओनली फॉर फ्लटर के लिए. तो ये फ्लटर रिवर पॉड. एंड फॉर डार्ट ओनली के लिए, केवल अगर आप डार्ट में सारा काम करना चाह रहे हैं तो रिवर पॉड. एंड फिर फ्लटर प्लस फ्लटर हुक के लिए आपको हुक्स रिवर पॉड. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम छोड़ते हैं, और ये काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने बना रखा है. तो हम इन डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करेंगे अगर हम कहीं फंसते हैं तो. ठीक है, सो
जैसा कि इन्होंने देखिए बता रहा है ना, ये रेफ डॉट वॉच वगैरह सारी चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं वो मैं बताता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले अपनी इस डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने पैकेज, अपने प्रोजेक्ट में। तो ये कॉपी किया मैंने एंड डिपेंडेंसी यहाँ पे लाके पेस्ट करके एंटर, ठीक है। सो इससे क्या होता है ना, पब डॉट डेव फ्लटर पब ऐड, और फिर ऐसे इंस्टॉल करने से क्या होता है ना, लेटेस्ट वर्जन अपने आप इंस्टॉल होता है। नहीं तो आप एक काम क्या कर सकते हैं, और फिर आप उस डिपेंडेंसी का नेम कॉपी करें, और फिर नेम कॉपी करने के बाद यहाँ पे अपने पैकेज डॉट वाई एम एल में हाँ पबस्पेक डॉट वाई एम एल में, सॉरी मैं पैकेज डॉट जेएसएन मेरे मुंह से निकलने जा रहा था। सो यहाँ पे आके आप अपना ऐसे पेस्ट भी कर सकते हैं उसका नेम, उस डिपेंडेंसी का नेम एंड प्लस उसका वर्जन नंबर जो आप वर्जन यूज करना चाहते हैं। सो ठीक है। एंड मैं कैसे सारी चीज़ें यूज करूँगा, एमवीसी पैटर्न फॉलो करके कैसे मैं इंटीग्रेट करूँगा एपीआई को, उसके लिए मैं एक अच्छा सा ये बना रखा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। सो अब देखते हैं ये क्या है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं जैसे कि ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन में यूजर का डिटेल्स मतलब यूजर साइन अप कर सकता है, लॉग इन कर सकता है, लॉग आउट कर सकता है। अच्छा ये कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये आप जितने डब्बे देख रहे हैं, ये आप जितने कंटेनर देख रहे हैं, कंटेनर के ऊपर ऐसे ब्लॉग कंटेनर लिखा है। तो ये जितने कंटेनर्स हैं उनको आप, बड़े वाले कंटेनर जितने हैं उनको आप एक क्लास मान लीजिए, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है वो उस क्लास का नाम है, ठीक है। तो जैसे कि हमारी स्क्रीन वाली क्लास हो गई, तो ऑल ऑल ब्लॉग रिलेटेड स्क्रीन्स। तो ये मैं जितनी स्क्रीन है सबको नहीं बनाया, सारी स्क्रीन्स को यहीं पे बना दिया, ठीक है। तो मतलब इसका ये मतलब है कि काफी सारी स्क्रीन्स हैं, और फिर ऐसे, ठीक है। तो मैं अब समझाने स्टार्ट करता हूँ आपको। तो हम क्या करेंगे, हम यूज करने जा रहे हैं रिवर पॉड। रिवर पॉड में भी हम यूज करने जा रहे हैं चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, ठीक है। तो रिवर पॉड भी काफी तरीके से यूज होता है, स्टेट प्रोवाइडर, प्रोवाइडर केवल, और फिर स्ट्रीम प्रोवाइडर, काफी सारी चीजें हैं रिवर पॉड में। तो अगर मैं कभी इन फ्यूचर रिवर पॉड का, रिवर पॉड स्टेट मैनेजमेंट का वीडियो बनाता हूँ तो उसमें आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए क्या हम यूज करेंगे, अभी के लिए स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर यूज करेंगे, तो ठीक है। तो हम फॉलो क्या करने जा रहे हैं, एमवीसी पैटर्न। जैसा कि हमने जब एपीआई बना रहे थे हम इसकी अपने ब्लॉग ऐप की, तो वहां पे भी हमने एमवीसी पैटर्न ही फॉलो किया था। जैसे कि ये कंट्रोलर कंट्रोलर हो गया, मॉडल हो गया, एंड फिर उसके बाद व्यू के लिए हमने राउटर, व्यू की जगह पे राउटर यूज किया था, ठीक है। सो वही सारी चीजें यहाँ पे भी है। ये कंट्रोलर है, एंड फिर हमारी ये स्क्रीन जो है वो व्यू है, और फिर ये हमारा जो मॉडल है, ठीक है, जो इस कंट्रोलर से कनेक्टेड है, ठीक है। मॉडल, मॉडल में जो भी हमारा मॉडल होता था, यूजर मॉडल एंड ब्लॉग मॉडल आपने देखा होगा, सही। तो आगे क्या है, ये यहाँ पे क्या होगा ना, थोड़ा सा रिवर पॉड यूज करने कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ अब आपको। जो यहाँ पे हमारा ये ऑथ कंट्रोलर है, ये हमारा कनेक्ट होगा हमारे चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर से, ठीक है। चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर में जितने भी हम लोग कंट्रोलर्स बनाएंगे सबको ले जाकर ऐड करेंगे, ठीक है। हम मतलब वहाँ उसमें ले जाके अपना रखेंगे, ठीक है। तो चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर में हमारे जितने भी कंट्रोलर रहेंगे वहां जाएंगे, और फिर ये जो चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर है ये कनेक्ट करेगा हमारी स्क्रीन से, ठीक है। जितनी भी हमारी स्क्रीन होंगी वो चेंज नोटिफायर से कनेक्ट होंगी। किसके थ्रू कनेक्ट होंगी, एक कंज्यूमर विजिट है उसके थ्रू कनेक्ट होंगी। तो ये जो आप ऑरेंज कलर का आप देख रहे होंगे, ऑरेंज कलर क्या है ना, कि स्क्रीन के जो कंपोनेंट्स हैं, जो भी हमारे इस, एक हमारी तो पूरी तो स्क्रीन हो गई, जैसे कि मतलब मैं अगर आपको दिखाऊं, ये कौन सी स्क्रीन है, लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। सो लॉगिन स्क्रीन में खोल देता हूं। तो ये पूरी स्क्रीन है, एक तो ये पूरी स्क्रीन है जिसका क्लास है लॉगिन स्क्रीन, एंड फिर इसमें स्कैफोल्ड है, और फिर लिस्ट व्यू है, और फिर ये मतलब कंज्यूमर टेक्स्ट फील्ड, ये ईमेल के लिए अलग अलग कंपोनेंट हो गया, और कंज्यूमर टेक्स्ट फील्ड मतलब कस्टम टेक्स्ट, सॉरी कस्टम टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड के लिए एक अलग फील्ड मतलब कंपोनेंट हो गया, एंड फिर उसके बाद ये लॉगिन वाली जो बटन है ये एक अलग कंपोनेंट हो गई। तो जिस कंपोनेंट को हमको कनेक्ट करना रहेगा, अब मान लीजिए कि हम अगर लॉगिन का बटन यूज कर रहे हैं, इस लॉगिन के बटन को क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल में आप आता हूँ,
जैसे कि मान लीजिए ये लॉगिन की स्क्रीन है, ठीक है, ये एक कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट हो गया आपका कस्टम टेक्स्ट फील्ड, जो कि हमारे यूजर का ईमेल आईडी लेगा, एंड ये हो गया कस्टम टेक्स्ट फील्ड हमारी पासवर्ड लेने के लिए, और ये हो गया हमारा टेक्स्ट फील्ड, हम बटन, सॉरी टेक्स्ट फील्ड कह रहा हूँ, ये हो गया कस्टम बटन। तो ये कस्टम बटन हम रैप करेंगे इस कस्टम बटन को एक कंज्यूमर विजिट से, और ये कंज्यूमर विजिट हम हमें कनेक्ट करेगी हमारे चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर से। जितने भी हमारे चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर्स रहेंगे वो सारे अब हम इस कंज्यूमर विजिट के अंदर यूज कर सकते हैं यूजिंग अ रेफरेंस। तो कंज्यूमर विजिट हमको एक रेफरेंस देगा, उसके थ्रू हम अपने सारे चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर्स जो है वो यूज कर सकते हैं। अब ये चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर जो है ये कनेक्ट कहाँ से है, ये इसमें जो डाटा आ रहा है वो हमारे कंट्रोलर से इसमें डाटा आ रहा है, ठीक है। तो कंट्रोलर से जब इसमें डाटा जा रहा है तो ये क्या करेगा, अगर हमको मान लीजिए यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए हमको लॉगिन लॉगिन का बटन, मतलब ये जो लॉगिन फंक्शन है, ये लॉगिन फंक्शन जो है हमको यहाँ पे यूज करना है, इस मतलब जो ये बटन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, अभी के लिए ये लॉगिन बटन इसको लिखता हूँ, लॉगिन BTN, ठीक है, लॉगिन बटन, ओके, रिटर्न लॉगिन बटन, ठीक है। सो ये लॉगिन बटन क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा अपने कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर विजिट से रैप होगा, ये लॉगिन विजिट जो है कंज्यूमर विजिट से रैप होगा, और फिर ये कंज्यूमर विजिट अब हमको एक्सेस दे देगा जितने भी हमारे चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर्स हैं उन सबको यूज करने का, ठीक। फिर ये चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर कहाँ, चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर्स में डाटा कहाँ से आ रहा है, हमारे क्या कहते हैं, ऑथ कंट्रोलर से। इस ऑथ कंट्रोलर से हमारे पास इसमें डाटा आ रहा है, और इसमें डाटा आ रहा है तो मतलब कि यहाँ पे एक फंक्शन है, एक लॉगिन लॉगिन के लिए एक फंक्शन है, ठीक है, लॉगिन के लिए मैंने एक फंक्शन लिख रखा है। अब ये लॉगिन फंक्शन जो है यहाँ पे आएगा, और फिर जो हमारा ये लॉगिन बटन है इस फंक्शन को यूज कर लेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज सेपरेटेड, मतलब सब कुछ सेपरेट है, और सेपरेट होने के बाद भी उसमें एक बीच में एक ब्रिज आ रहा है हमारा कंज्यूमर, सॉरी चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, एक अलग से हमारी ब्रिज आ रहा है, जो कि हमको ये ये लॉगिन फंक्शन यूज करने से पहले इसको हैंडल करना पड़ा, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे ये तो यूज कर रहा है, मतलब ये यहाँ आ रहा है कंज्यूमर चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर में आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से जो भी फंक्शंस हैं या फिर सारी चीजें हैं वो यूज कर रहा है। लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअल में ना, ये जो ऑथेंटिकेशन या यूजर रिलेटेड जितनी भी स्क्रीन्स है वो मतलब इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं हमारे ऑथ कंट्रोलर से, ठीक है। ये बस एक ब्रिज है, ये ब्रिज का काम कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली जो कनेक्टेड किससे हैं, ये ऑथ कंट्रोलर से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये ऑथ कंट्रोलर एक हमारा क्लास हो गया, इस ऑथ कंट्रोलर में हमारे 3 फंक्शंस हो गए, साइन अप फंक्शन, लॉगिन फंक्शन एंड लॉग आउट फंक्शन, ठीक है। और ये यूजर डिटेल्स, तो ये जो मतलब बिना डब्बे के बाहर लिखा है, ये एक मतलब इसको वेरिएबल मान लीजिए। इस वेरिएबल में क्या है, इस वेरिएबल में हमारे यूजर की डिटेल्स है, ठीक है, इस वेरिएबल में हमारी यूजर की डिटेल्स है, ठीक है। सो ये हो गया। और ये ऑथ कंट्रोलर हमारा किससे कनेक्टेड है, ये ऑथ कंट्रोलर हमारा हमारे यूजर मॉडल से कनेक्टेड है, ठीक है, यूजर मॉडल से ये ऑथ कंट्रोलर हमारा कनेक्टेड, ठीक है। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, एक बार इसको भी बता देता हूँ। अब ब्लॉग रिलेटेड, ऑल ब्लॉग रिलेटेड स्क्रीन्स एंड वो अच्छा, ये जो मैं ऑरेंज कलर से लिखा हूँ और ये ऑरेंज कलर से ये जो डब्बे बनाया हूँ, इसका मतलब है कि ये केवल इन डब्बों को कनेक्ट कर रहा है, ये ना कि ये पूरी स्क्रीन को। ना पूरी स्क्रीन को हम क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, अगर अब अभी के लिए तो हो सकता है हमारा इस जो कोड है वो छोटा है या फिर जो प्रोजेक्ट है वो छोटा है, लेकिन अगर हम कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, तो पूरी स्क्रीन मतलब अच्छा, एक एक चीज मैं बताना भूल गया, ये जो कनेक्ट हो रहा है ना, ये जो ऑरेंज डब्बे हैं, ये बार बार रीबिल्ड होंगे जब जब हम इनको यहाँ से कोई भी चीज क्या कहते हैं, इस फंक्शन को कॉल वगैरह करेंगे। तो हम इस पूरे स्क्रीन को ऑरेंज नहीं किए हैं, क्यों, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि पूरी स्क्रीन हमारी रीबिल्ड हो। हम पूरी स्क्रीन को रीबिल्ड नहीं करेंगे, ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, कि अगर हमारा जो कोड है, सोर्स कोड है, वो काफी बड़ा हो गया, ठीक है, इन केस हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो वहाँ पे बहुत बड़ा सोर्स कोड लिखा गया, ठीक है। अब बड़े सोर्स कोड होने में क्या दिक्कत हो जाएगी कि
अगर हम कोई एक बटन कॉल किए और पूरी स्क्रीन रीबिल्ड हो रही है तो वो स्क्रीन रीबिल्ड होने में टाइम लेगा, अगर स्क्रीन बड़ी हो गई तो। अब स्क्रीन रीबिल्ड में टाइम लेगा और फिर आपका एज वेल एज आपका जो प्रोसेसर है उस पे भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा ऐप जो वो स्लो हो जाएगा। तो हम ऐसा ना हो हमारे साथ कि हमारा ऐप स्लो ना हो, इसलिए हम पर्टिकुलर जिस कंपोनेंट को हमको यूज करना है उस पर्टिकुलर उसी कंपोनेंट को हम केवल रीबिल्ड करवाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लॉगिन का जो लॉगिन बटन का एग्जांपल दिया, तो अब हम लॉगिन बटन क्लिक करेंगे तो केवल लॉगिन बटन ही रिफ्रेश होगा, लॉगिन बटन की यूआई ही केवल रिफ्रेश होगी, ठीक है। लॉगिन बटन के अंदर जितनी भी विजिट्स होंगी वही केवल रिफ्रेश होंगी, ठीक है। सो ये चीज थी। तो और क्या है, अच्छा ये और सेम उसी तरीके से हमारा ब्लॉग ब्लॉग जो है वो भी ब्लॉग कंट्रोलर भी काम करेगा, ब्लॉग मॉडल से कनेक्ट होगा एंड फिर ये ब्लॉग ऑल ब्लॉग रिलेटेड स्क्रीन्स जो हैं वो कनेक्ट होंगी हमारी कंज्यूमर चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर से। और ये फिर चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर जो होगा वो हमारा डाटा लेगा अपने ब्लॉग कंट्रोलर से, ठीक है। सो और यहाँ पे ऑल ब्लॉग जो है ये लिस्ट टाइप का होगा। आई थिंक अब सब कुछ आप समझ गए होंगे। और अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे चलेंगे, मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो से अब इस सारी चीज़ों को कोड करना स्टार्ट करूँगा कि कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर ये चीज़ समझ में आई होगी तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा और फिर वीडियो को लाइक करिएगा। एंड मैं इस जो ये पूरा बोर्ड है इसका आपको यूआरएल मतलब इसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप इस चीज़ को पूरे पूरे ये जो चीज़ है इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।